आप सत श्री अकाल। मैं अविनाश बीके क्राइम सफर के एक नए एपिसोड में जो आज आपको मैं कहानी सुनाने वाला हूँ। ये कहानी मध्य प्रदेश की है। मध्य प्रदेश में एक जगह लगती है भोपाल, और इसी भोपाल की एक कहानी है। इस कहानी को सुनिएगा ध्यान से। कहानी को शुरू करूँ उससे पहले आप लोगों से एक गुजारिश है प्रतिदिन की तरह कि अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों रिश्तेदारों में वीडियो को शेयर करिए। आज की जो कहानी है एक ऐसी कहानी है जिस कहानी को सुनने के बाद वाकई आप एक बार सोचने पे मजबूर हो जाएंगे, वाकई ऐसा भी होता है क्या। दरअसल जो कहानी है वो कहानी भोपाल के गांव की है, और इस गांव का नाम नहीं ले सकता। इसी गांव का रहने वाला एक व्यक्ति जिसका नाम सुदेश होता है। सुदेश की नई नई शादी होती है। जब पत्नी घर में आती है, वही पत्नी जिसका नाम मोनिका होता है, मोनिका जब घर में आती है तो फिर उस घर में खुशियों की लहर दौड़ जाती है। जिस घर में वो आती है उस घर में ना ही उसकी कोई ननद होती है, ना ही उसके कोई ससुर होते हैं। उस घर में बस 3 लोग रहते हैं, एक उसका पति सुदेश और एक उसकी सास और एक उसकी वो खुद, यानी कि टोटल 3 लोगों का परिवार रहता है। उसकी सास जिसका नाम प्रीति रहता है। अब ये 3 लोगों का परिवार है और ये परिवार हंसी खुशी चल रहा है। शादी हुई है, घर में बहू आई है, सास भी बहुत खुश है, बेटा तो खुश रहेगा ही क्योंकि बहू आई है, उसकी पत्नी आई है। तो दिन गुजर रहे थे और समय जब जैसे जैसे गुजर रहा था तो घर पे रहने से तो गुजारा होने वाला नहीं, पैसे का कुछ ना कुछ तो जुगाड़ करना होगा अगर परिवार हंसी खुशी चलाना है। अब यही सोचकर जो सुदेश है वो एक दिन अपनी पत्नी से कहता है कि मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ पर तो कोई काम ढंग का मिल नहीं रहा, जो पैसे मिल रहे हैं वो पैसे खत्म हो जा रहे हैं। तो मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना मैं शहर चला जाऊं और वहां से कुछ पैसे कमाऊंगा, तभी तो हम लोगों के घर का गुजर बसर होगा, हम लोगों के जो आगे की जिंदगी है वो बढ़ेगी। क्योंकि अभी हम 3 लोग हैं, एक चौथा भी हो सकता है सदस्य हमारे परिवार में जब जुड़ेगा तो उसकी भी जिम्मेदारी, उसका भी खर्च आएगा। ये सोचकर वो सुदेश जो है वो चला जाता है बाहर कमाने के लिए, और वो पहुंचता है माया नगरी मुंबई में। वहां पहुंच रहा है, वहां पर जब उसकी जॉब लग जाती है तो वहां पर वो जॉब कर रहा है। उसका परिवार हंसी खुशी यहाँ पर गांव में है। गांव में वही 2 लोग हैं, एक सास है एक बहू है, 2 लोगों का परिवार है। परिवार में कोई किसी भी प्रकार की समस्या नहीं है क्योंकि सुदेश वहां से कमाता है तो पैसे अपने परिवार में भेजता है, तो सारा खर्च जो भी तमाम खर्चे होते वो चल रहे हैं। अब इधर एक दिन जो उसकी पत्नी यानी कि जो मोनिका है, मोनिका की तबीयत खराब होने लगती है। जब मोनिका की तबीयत खराब होती है, उसके सिर में दर्द होता है। जब सर में उसके दर्द होता है तो उसकी सास उसको बहुत ज्यादा मानती थी। तो सास जो है एक तेल लेकर के आती है शीशी में, और जो शीशी में तेल लेकर के आती है तो कहती है कि बहू मैं तुम्हारे सिर की मालिश कर देती हूँ, अगर मैं जब सिर की मालिश कर दूंगी तो हो सकता है कि तुम्हें आराम हो जाए। जब ये बात वो कहती है तो उसकी जो बहू है यानी कि जो मोनिका है वो तैयार हो जाती है। वो कहती है कि ठीक है माँ। अब ये कहकर जो लड़की है वो बिस्तर पे लेट जाती है, और जो उसकी सास है यानी कि जो उसकी सास जिसका नाम प्रीति है वो अपनी बहू के सर पर तेल लगाने लगती है और तेल लगाकर उसके सर को सहलाती है। ये सहलाने का सिलसिला बहुत देर तक चलता है। फिर उसके हाथ पर, उसके पैर पर भी तेल लगाती है, और तेल लगाने का जो सिलसिला है वो बहुत देर तक चलता रहता है। और पैर पे तेल लगाते लगाते, सिर पर तेल लगाते लगाते कब मोनिका को नींद आ जाती है उसको पता ही नहीं चलता है। अब वो भी इतनी गहरी नींद कि वो सुबह के 7 बजे उठती है, क्योंकि हो सकता है कि उसका सिर दर्द किया रहा होगा, इस वजह से वो सुबह के 7 बजे उठती है। अब फिर उसकी तबीयत उस दिन आराम हो गई, लेकिन फिर भी सिर थोड़ा थोड़ा भारी था। फिर नहाई वहाई, फिर अपना प्रतिदिन का जो उसकी जो दिनचर्या थी उसने उस काम को पूरा किया, और पूरा करने के बाद फिर वो अपने प्रतिदिन की लाइफ में व्यस्त होने लगती है। फिर तीसरे दिन फिर उसका सिर दर्द वैसे ही होने लगता है। फिर सास कहती है कि चलो मैं तुम्हारा सिर दबा देती हूँ, तेल लगा देती हूँ। जब ये बात वो कहती है तो वो कहती है कि ठीक है। अब तेल लगा दिया जाता है उसके सिर में। अब वही सास फिर उसी तरह जिस प्रकार से वो तेल लगाती है उसके सिर में, उसके शरीर पर, उसके पैर पे, उसके हाथ पे जब तेल लगाती है तो फिर उसको आराम मिलता है और वो सो जाती है। सोने के बाद फिर वो सुबह को ही वैसे उसी टाइम लगभग 7-8 बजे वो उठती है। अब ये सिलसिला धीरे धीरे वो चलने लगता है।
जब भी उसका सिर दर्द होता है उसकी सास तेल लाती और जब उसको लगाती तो फिर वो सो जाती और सोने के बाद फिर वो दूसरे दिन 7-8 बजे उठती। अब इस बीच में क्या होता किसी को कुछ नहीं पता, क्योंकि जब वो एक बार सो जाती तो फिर उसकी नींद ही नहीं खुलती, उस सीधा सुबह को नींद खुलती। अब ये जब सिलसिला चलने लगता है तो फिर कहीं ना कहीं उसे कुछ संदेह होने लगता है कि ऐसा कैसे हो जाएगा कि मुझे मेरी नींद ही नहीं खुलती है, कहीं ना कहीं उसे संदेह हो जाता है। अब फिर एक दिन फिर वो जो है लड़की है जो वो फिर कहती है कि मेरा सिर दर्द कर रहा है। जब ये बात उसकी सास सुनती है तो वो कहती है कि लाओ बहू मैं तुम्हारे सिर में तेल लगाकर मालिश कर देती हूँ। वो कहती है कि ठीक है माँ जी। तेल जब उसकी सास लाकर उसके पास रखती है और जब लगाने वाली होती है तो वो कहती है कि माँ जी मुझे प्यास लगी है, क्या आप मुझे एक गिलास पानी दे देंगे? वो कहती है कि ठीक है बहू। फिर वो जैसे ही किचन में जाती है पानी लेने के लिए, जो मोनिका रहती है वो उस शीशी में वो उस तेल को, जो तेल उसमें पहले से था, उस तेल को निकाल कर दूसरे जगह गिरा देती है और उसमें जो सरसों का तेल होता है उस तेल को उसमें भर देती है। अब इधर जो उसकी सास है उसके शरीर पर उसके सिर पे, उसके हाथ पे, उसके पैर पे पूरी तरीके से तेल से अच्छे से मालिश कर रही है। जैसे जैसे ये मालिश करती उसके बदन में और गर्मी बढ़ती जाती। लेकिन जैसे ही फिर उसने प्रतिदिन की जैसे वो लगाती थी उसको, जैसे मोनिका को जब तेल लगाया जाता था तो मोनिका सो जाती थी। अब इसी तरह वो जो मोनिका है वो सोने का नाटक कर लेती है। जब सोने का नाटक करती है मोनिका की सास को यानी प्रीति को लगता है कि ये सो गई है, तो फिर वो वहां से उठती है और अपन किसी को फोन करती है और फोन करने के बाद किसी के साथ बात करने लगती है। मोनिका जो है वो सोने का नाटक कर देती है। लगभग 1 से 1.5 घंटे का जब समय बीतता है, जब उसकी सास उसके पास फिर दोबारा नहीं आती है, उनको लगता है कि वो सो गई है। 1 डेढ़ घंटे का जब समय बीत जाता है तो फिर वो जो मोनिका है, मोनिका उठती है तो सोचती है मैं देखूं कि मेरी सास कहाँ है। जब वो घर से अपने कमरे से जब बाहर निकलती है तो उसके कानों में कुछ अजीबोगरीब आवाजें आने लगती है, वो भी उसके सास के कमरे से। जिस तरफ से आवाज आ रही थी उस कमरे की तरफ जब वो बढ़ती है तो फिर आवाजें तेज होती जा रही थी, जैसे जैसे वो कमरे के नजदीक जा रही थी। अब जब ये चीजें वो देख सुन रही होती है, सुनते सुनते जैसे जैसे वो कमरे के नजदीक जा रही है तो फिर देख रही है कि आ, ये आवाजें कैसी आवाज है, ये तो अजीब गरीब आवाज है। अब ये सोचते हुए वो दरवाजे के पास पहुंचती है। अब दरवाजे के जैसे ही पास पहुंचती है वो दरवाजे को खोल देती है, क्योंकि दरवाजा खुला हुआ था और सिटकिनी लगी भी नहीं थी, क्योंकि घर में बस वही 2 लोग रहते थे और यही बस 2 लोगों का जो परिवार है। अब इसी के आधार पर उसको ये पता था कि तीसरा कोई आने वाला नहीं है। अब यही सोचकर जब वो कमरे का दरवाजा खोलती है तो एक बार उसके पैरों तले से जमीन खिसक जाती है कि वो जो नजारा है उस नजारे को देखकर जो उसकी सास है वो एक ऐसी आपत्तिजनक स्थिति में दिखती है उसको जिसकी उसने कभी कल्पना ही नहीं की थी। उसकी जो सास है वो बिना कपड़ों के है और उसके साथ एक व्यक्ति भी है जो बिना कपड़ों के है और दोनों एक दूसरे से लिपटे हुए एक दूसरे के साथ संबंध बना रहे थे। जब ये चीज देखती है तो वो वाकई एकदम सन्न हो जाती है और फिर वो जोर से डांटती हुई अपनी माँ सासू माँ को कहती है कि आप ये क्या कर रही हैं। जब अब ये सास उसकी देखती है तो वो कहती है अरे बहू तुम उठ कैसे गई। अब जब वो ये कहती है कि तुम उठ कैसे गई तो फिर ये बहू है वो कहती है कि मुझे पता था, मुझे आप पर संदेह हो रहा था, जब भी आप मुझे तेल लगाती थी तो मुझे कहीं ना कहीं संदेह होता था। अब ये बात मैं आपके बेटे को बताऊंगी कि आप मेरे पीठ पीछे ऐसी गंदी हरकतें करती हैं। जब ये बात वो सुनती है तो उसकी सास तो वो एकदम डर सी जाती है, वो क्या सोचने लगती है कि अब आखिर अब क्या करे। वो अपने उस प्रेमी को इशारा करती है, उसका जो प्रेमी है वो उठता है, वही प्रेमी जो बिना कपड़ों के उठता है और वो दूसरी तरफ बढ़ता है। जो उसकी बहू है उस कमरे के अंदर लगभग दाखिल हो चुकी थी, उस इन दोनों के बेड के करीब जा चुकी थी। जो उसका प्रेमी है उसको पकड़ लेता है और पकड़कर उसको बिस्तर पे पटक देता है और पटकने के बाद फिर उसके साथ उसकी जो सास है उसके हाथ को पकड़ लेती है और जो उसका प्रेमी है उसके साथ रेप जैसी शर्मनाक हरकत करता है। उस लड़की के साथ रेप किया जाता है और रेप करने के बाद फिर उस लड़की को जो उसकी सास है एक
उसका हाथ दबा करके ही उसके मुंह और नाक को तकिए से दबाती है। जब तकिए से दबाती है, जो उसकी बहू है वो तड़पती हुई, छटपटाती हुई, उसका पैर तब तक चल रहा था जब तक उसके शरीर में जान थी। जैसे उसके शरीर से प्राण निकले, वो उसका शरीर एकदम स्थिर हो जाता है। अब जब स्थिर हो जाता है तो उसे लगता है कि ये मर गई है, लेकिन फिर भी उसे यकीन नहीं था कि ये मर चुकी है। जो उसकी सास यानी प्रीति है, फिर किचन में जाती है और वहां से जो बड़ा वाला चाकू होता है, उस चाकू को लाती है और उससे उसकी गर्दन पे वार करती है, उसके सीने में चाकू को घुसेड़ती है, निकालती है, 2-3 बार ऐसे करती है। जब उसको लगता है कि एकदम ये मर चुकी है, तो फिर उसने उस बॉडी को ठिकाने लगाने की सोची। उसने अपने प्रेमी के साथ मिलकर उस बॉडी को बोरे में भरती है और बोरे में भरकर उसको ठिकाने लगाने के लिए अपने प्रेमी के साथ उस घर से निकल जाती है। जब घर से निकलती है तो गांव से बाहर एक नाला टाइप का होता है जिसमें कुछ पानी भी था। उस पानी में सोचती है कि इसमें फेंक देंगे तो फिर ये जो बॉडी है यहाँ से बहकर दूसरी जगह चली जाएगी। जैसे उस पानी में उस बॉडी को फेंकती है और फेंक कर फिर वो घर चले आते हैं। जब घर आते हैं तो फिर इधर जो अब पूरे कमरे में जो खून फैला हुआ था, उस खून को पूरा तरीके से अच्छे तरीके से साफ किया जाता है और साफ करने के बाद जब ये देखा जाता है कि अब कहीं न कहीं सुराग छूटा तो नहीं है। जब उस पूरी तरह से सैटिस्फाइड हो जाते हैं, पूरी तरह से जब वो संतुष्ट हो जाते हैं, तो फिर वो जो प्रेमी उसका है, वो अपने घर चला जाता है। जब घर चला जाता है, इसकी जो सास है यानी कि जो प्रीति नाम की जो औरत है, उस मोनिका की जो सास है, वो सास सुबह जब उठती है तो फिर वही नाटकीय अंदाज, फिर वो अपने आसपास के लोगों से पूछती है कि उसने अपनी बहू मोनिका को किसी के हाथ देखा तो नहीं है, कहीं उसने देखा तो नहीं है। जब ये बातें वो कह रही होती है तो फिर जो उसके आस पड़ोस के लोग हैं वो कहते हैं कि बिल्कुल नहीं। अब यही नाटकीय अंदाज लेकर के जब वो थाने पहुंचती है, वहां पर रिपोर्ट लिखाती है। जब रिपोर्ट लिखाती है तो फिर वहां से जो पुलिस है वो हरकत में आती है और फिर जांच पड़ताल चल रही होती है। जब जांच पड़ताल चल रही होती है, इसी दौरान एक शख्स फोन करता है और कहता है कि साहब यहाँ पर एक नाले के पास से बहुत ज्यादा बदबू आ रही है, एक बोरा दिख रहा है। हो ना हो इसमें कोई जानवर तो नहीं हो सकता, ऐसा तो लग रहा है कोई इसमें कुछ मरा हुआ बंधा हुआ है। जब ये बात पुलिस सुनती है तो फिर वो वहां पर तुरंत पहुंचती है और उस बोरे को जब नदी से नाले से निकाला जाता है तो फिर उस लड़की को देखा जाता है, उस औरत को देखा जाता है। फिर जब उस बॉडी को देखा जाता है तो फिर जो वहाँ के इंचार्ज होते हैं उनको कहीं न कहीं एक बार संदेह होता है कि हो सकता है कि ये वही लड़की हो जिसकी हमारे यहाँ एफआईआर दर्ज हुई है, गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज हुई है। जब ये बातें वो सोच ही रहे होते हैं, फिर उस औरत को बुलाया जाता है यानी कि प्रीति को बुलाया जाता है और पूछा जाता है क्या यही तुम्हारी बहू है? तो फिर वो कहती है कि हाँ, यही मैं हमारी बहू। जब ये बात वो देखती है कि यही उसकी बहू है, फिर उसके बाद उसका नाटकीय अंदाज चालू होता है और फिर वो चीखती है, चिल्लाती है। अब पुलिस के सामने सवाल खड़े हो गए कि आखिर ये यहाँ पहुंची कैसे और इसको मारा किसने? अब पुलिस जब अपनी छानबीन करती है, जब अपने सूत्रों के एक्टिव करती है और फिर जब उस गांव में जब जांच पड़ताल कर रही होती है तो फिर उस गांव के कुछ लोगों ने बताया कि इसकी जो लड़की की जो सास है उसका किसी एक गांव के ही एक व्यक्ति के साथ उसका अवैध संबंध है। जब यहाँ पर अवैध संबंध की बात आती है तो पुलिस के दिमाग में कहीं ना कहीं ये सवाल खड़ा हो जाता है कि हो ना हो ये प्रेमी से अपने मिलने के लिए आई हो, बुलाई होगी और इसने देख लिया होगा, फिर इस घटना को अंजाम दिया गया होगा। यही सोच करके पुलिस उस प्रीति को उठाती है और उससे पूछताछ की जाती है। साथ ही साथ उसके प्रेमी को भी उठाया जाता है। उस प्रेमी का नाम महेंद्र होता है, वो उसी गांव का रहने वाला होता है। प्रीति और महेंद्र को उठा लिया जाता है और इन दोनों से अलग अलग कमरों में पूछताछ की जाती है। पहले तो ये अपना गुनाह कबूलने से मना करते हैं, लेकिन जब पुलिस सख्ती से पेश आती है और उनसे पूछताछ करती है जब, तो फिर वो टूटते हैं और सारी सच्चाई कबूल कर लेते हैं। जो प्रीति वो बताती है कि जब उसका पहले तो जब उसके बेटे था और वो थी, उसके पति जब गुजर गए थे तो फिर अपनी जिस्मानी जरूरत को पूरा करने के लिए उसका इस महेश नाम के व्यक्ति से अवैध संबंध था। अब जब उसका बेटा बाहर चला जाता था कमाने के लिए तो घर में ये अकेले रहती थी।
तो जब भी उसका मन होता था वो अपने प्रेमी को बुलाती थी और उसके साथ चाहे जितने घंटे मन करे उतने घंटे बिताती थी। बिताने के बाद जब उसका मन भर जाता तो फिर वो दोनों सुबह होते ही वो जो उसका प्रेमी यानी महेश है वो अपने घर चला जाता और ये अपने घर तो रहती। समय बीतता है लेकिन जब उसकी बहू घर में आती है तो फिर कहीं ना कहीं एक समस्या खड़ी हो जाती है कि उसकी बहू के रहते वो अपने प्रेमी को कैसे बुलाए। जब प्रेमी की बात आती है तो फिर उसने एक उपाय सोचा है। जब वो खाने में उसको कुछ मिला के ऐसा देती कि उससे उसका सिर दर्द होने लगता। जब उसका सिर दर्द होता तो ये उसको तेल से मालिश करती। जैसे उस तेल से मालिश करती उस बहू उस यानी उसकी बहू यानी मोनिका को नींद आ जाती है। जब वो सो जाती तो फिर ये अपने प्रेमी के साथ अपनी मर्जी से जितने चाहे घंटे बिताती क्योंकि उसकी जो बहू है उसकी बहू की जो नींद है वो सुबह में खुलती थी। अब पूरी रात ये दोनों एक दूसरे के साथ सोते थे, रहते थे, संबंध बनाते थे और जैसे ही सुबह होती थी, सुबह होने से पहले ही महेश अपने प्रेमिका के घर से अपने घर चला जाता था। लेकिन एक दिन मोनिका ने पता नहीं कैसे रात में मोनिका की नींद खुल जाती है और वो आ जाती है और हमारे वो बेटे से बताने की धमकी देने लगती है। अब कहीं ना कहीं इस बात से मुझे डर हो जाता है कि बदनामी होगी हमारी, इसलिए हमने सोचा कि इसको रास्ते से हटा दें। हमने रास्ते से इसको तो हटा दिया लेकिन फिर हम पकड़े गए। कहते हैं गुनाह कितना भी सातिर तरीके से किया जाए, अपराध कितना भी सातिर तरीके से किया जाए, सबूत कहीं ना कहीं से छूट ही जाता है और अपराधी कहीं कैसे भी करके पकड़ा तो जाता ही है। तो ये थी पूरी कहानी। आज की कहानी आपको कैसी लगी जरूर बताइएगा कमेंट में। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर करिएगा। मिलते हैं कल एक और सच्ची घटना के साथ कल रात 8 बजे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत।